नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट यानी कि वायुमंडलीय दाब पेटियाँ। तो वायुमंडल में अब तक हमने पढ़ा था कि क्या क्या हमारी उसमें परतें हैं, कौन सी लेयर्स थी और वायुमंडल का क्या आवरण है, कितनी उसमें गैसें पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम जो हमारा एक्टिविटीज़ होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में क्षोभ सीमा तक यानी कि ट्रोपोपॉज तक जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं उनका एक सर्कुलेशन पैटर्न चलता है। वो सर्कुलेशन पैटर्न ये डिसाइड करता है कि क्या हवा किस डायरेक्शन में चलेगी, कौन सी हवाएं क्या काम करेंगी। जो व्यापार है वो भी इन्हीं हवा की दिशाओं से होता था। पुराने ज़माने में जब आपने देखा होगा कि जो समुद्री जहाज़ होते थे तो उनमें एक बड़ा सा कपड़ा लगा रहता था। वो क्यों? क्योंकि उसी दिशा में समुद्री जहाज जाएगा, उसी दिशा में व्यापारी व्यापार करने जाएंगे अपनी नाविकों को लेके, जिस दिशा में हवाएं चल रही होंगी। तो हवाओं की डायरेक्शंस पहले ट्रेड रूट डिसाइड करती थी। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड विंड्स अराउंड इट। तो सबसे पहले तो जो हमने दो चीज़ें बोली कि एयर और विंड क्या है, तो पहले ये देखते हैं कि हवा कहाँ से कहाँ चलती है। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे यानी कि उच्च दाब से हमेशा कहाँ चलती है हवा? निम्न दाब पर। निम्न दाब पर हवाओं का गमन होता है और इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जहाँ पर हाई होगा वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर। और जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा वहाँ पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर किसी भी जगह पर तापमान बढ़ रहा है तो वहाँ पर वायुदाब घटेगा और जहाँ पर वायुदाब बढ़ रहा है वहाँ पर तापमान घटेगा। पर तापमान और वायुदाब घटने का ये कारण क्या होता है, कैसे घटता है? देखिए, वायुदाब अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर पर वायुमंडल की गैसों का भार पड़ रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो गैसेस का वॉल्यूम है उनके मास से जो हमारे ऊपर प्रेशर दबाव पड़ रहा है पर यूनिट एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है, तो वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक गैसेस से पड़ता है तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा ये मेजर किससे किया जाता है? जो वायुमंडलीय दबाव है इसको हम मेजर करते हैं किससे भाई? हमारी एक ही चीज़ है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, वो सबने पढ़ा है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वो उपकरण है जिसके द्वारा हम वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। और बैरोमीटर यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। पर विंड जो चलती है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? दैट इज़ एनेमोमीटर। ये हमारा कभी कभी ऑप्शंस में मिलता है और ये गलत हो जाता है, बिकॉज हमारा पूछा क्या जाता है क्वेश्चन, या तो प्रेशर मेजर करने के लिए या विंड की स्पीड। तो बैरोमीटर हमारा मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव, और एनेमोमीटर यूज़ किया जाता है विंड की स्पीड मेजर करने के लिए। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि विंड की डायरेक्शन मेजर किससे की जाती है, यानी कि वायु की जो दिशा है, पवनों की जो दिशा है वो किससे मेजर की जाती है, उसके लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है विंड वेन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से चार कप्स बने होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये हवा की डायरेक्शन के हिसाब से ये घूमता रहता है। तो ये जब सर्कुलेट करता है जितनी स्पीड से, इसको कहते हैं हम एनेमोमीटर। और बैरोमीटर होता है एक लिक्विड कॉलम होता है, उसके अंदर मरकुरी होता है यानी कि पारा, और इस पारे का जितना ऊपर लेवल जाता है उतना ही यहाँ पर एयर सस्पेंडेड होती है। तो ये बैरोमीटर होता है इस तरह से। और विंड वेन आपने देखा होगा कि एक तीर का निशान होता है, एक बोर्ड सा बना होता है, वो हमारा विंड वेन होता है। मेजरली नॉर्मली हमारा जो विंड की डायरेक्शन होती है वो देखने के लिए हम इन तीनों चीज़ों का उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि हवा कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ। तो हवा की डायरेक्शन को क्या इम्पैक्ट करता है? वो दो तरह के फोर्सेस हैं, एक तो हमारा डायरेक्ट फोर्स, एक हमारा इनडायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स कौन सा लगेगा? उन चीज़ों पर
जो हमारी पृथ्वी के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, यानी कि जैसे हम, रोड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड एरिया, जो भी कुछ हैं, पेड़ पौधे, तो वो सारी चीज़ें जो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई हैं उन पर हमारी पृथ्वी के घूर्णन का बल लगता है, यानी कि जो अर्थ की रोटेशन है इसका एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कहलाता है कोरियोलिस बल, यानी कि कोरियोलिस फोर्स। गुस्ताव ए कोरियोलिस ने ये फोर्स दिया था और उन्हीं के नाम पे इस फोर्स का नाम रखा गया कि कोरियोलिस बल। तो ये कोरियोलिस फोर्स करता क्या है कि ये हमारा जो ये इनडायरेक्टली अटैच्ड चीज़ें हैं अर्थ की सरफेस से, तो ये हमारी अर्थ की अगर सरफेस है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल चलने वाली चीज़ों पर लगता है। पहली बात, ये कहाँ पर लगेगा? उन चीज़ों पर जो अर्थ की सरफेस से पैरेलल चल रही हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज गति से जो पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, उन पर लगेगा। दूसरा, ये कभी भी इनवर्ड नहीं लगता, यानी कि कोरियोलिस फोर्स क्या है? एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब केंद्र से अवे, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हमारा जो ये बल है ये है क्या? इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन, मतलब हमारी पृथ्वी यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो इस तरह से अर्थ को रोटेट करते हुए जो इनडायरेक्टली चीज़ें अटैच्ड हैं, जैसे हमारे बादल हो गए, जैसे हमारी विंड हो गई, या फिर हम कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उस पर, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अर्थ के साथ इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं। और इन सब चीज़ों पर, वायुमंडल में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन पर क्या लगता है? एक प्रकार का बल। वो बल क्या है? अर्थ की रोटेशन का, घूर्णन का प्रभाव। ये इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन कहलाता है कोरियोलिस फोर्स। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। परंतु ये फोर्स जो है वो करता क्या है? ये जब विंड्स पर लगता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम अगर देखें, तो ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि अर्थ की घूमने की डायरेक्शन क्या है। तो जब कोरियोलिस ने ये बताया था तो गुस्ताव ने ये कहा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती हुई अर्थ की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर अगर सदर्न हेमिस्फेयर में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये क्या है? क्लॉकवाइज, इस तरह से। और वही चीज़ अगर हम वेस्ट से ईस्ट रोटेटिंग अर्थ पे अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में देखें तो ये डायरेक्शन क्या हो गई हमारी? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ पृथ्वी के अगर पैरेलल घूम रही है, यहाँ पर अर्थ की सरफेस पे पैरेलल चल रही है, तो इस पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा और वो इनको किस डायरेक्शन में ले जाएगा? अवे सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ। और पृथ्वी के केंद्र इसके अंदर है और इससे बाहर की तरफ क्या होगा? अर्थ की सरफेस पे पैरेलल। और वो लगेगा किस पर? हॉरिजॉन्टल मूव करने वाली चीज़ों पर। तो जो चीज़ जो हवा या मिसाइल इस पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चल रही है ऐसे, तो उस पर कोरियोलिस बल लगेगा। अब ये बल लगेगा तो उत्तरी गोलार्ध में वो किस डायरेक्शन में लेके जाएगा उसको? ऐसा फेरल ने कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइटवर्ड ले जाएगा और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्टवर्ड ले जाएगा। अब ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड फेरल ने किस बिहाफ पे कहा? क्योंकि इन्होंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास टाइम इतना नहीं है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमें वही डिस्कस करनी है। पर इनका कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए मैं एक पत्थर घुमा रहा हूँ और उस पत्थर को घुमाते हुए मैंने छोड़ दिया सीधा, तो उस पत्थर को छोड़ने के बाद जब तक मैं उसको पकड़ के घुमा रहा था तब तक मैं उस पर फोर्स लगा रहा था। जब मैंने उसको छोड़ दिया पत्थर को तो वो सीधा अपनी डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो छोड़ने के बाद वो सीधा क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इस पर लगता है कोरियोलिस फोर्स, वो रोटेशन का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उस पर, और वही कहलाता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। अब मान लेते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में कैसी है हमारी, यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि इस तरह से। तो जो हमारा पत्थर रोटेट करते हुए साथ में जाना चाहिए था और वो चला गया कहाँ पे? सीधा। अब ये जो स्टोन है गया यहाँ पर, इस रोटेशन के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मुड़ा? उसको जाना चाहिए था कहाँ पे? यहाँ राइटवर्ड, और वो चला गया कहाँ से? यहाँ लेफ्टवर्ड। इसके कंपैरिजन में मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन वो कहाँ पे गया? लेफ्ट डायरेक्शन में।
तो ये हो गया हमारा लेफ्टवर्ड। अब वहीं पर अगर हम देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसी रोटेशन है किसी भी विंड की, अगर वो उत्तरी गोलार्ध में चल रहा है, ये था हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसको जाना चाहिए था डायरेक्ट फोर्स के साथ यहाँ पे, पर वो चला गया कहाँ, कोरिलिस फोर्स के साथ इस सीधी डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर, या यहाँ पर ये क्या है सेंटर के साथ साथ चल रहा है, और ये क्या हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर भी ये क्या हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो स्टोन गया यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में कहाँ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में, तो ये हो गया राइट वर्ड। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारा क्या कहाँ ले जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड में, और लेफ्ट वर्ड हमारा कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसा फेरल के अकॉर्डिंग कोरिलिस बल काम करता है हॉरिजॉन्टल चलने वाली चीज़ों पर, जो एक इनडायरेक्ट फोर्स है अर्थ की रोटेशन का। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्शन है इससे हमारी हवाओं पे क्या असर पड़ता है। देखो भाई, हमने कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती हैं हवाएं, और जब सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी जो इक्वेटोरियल बेल्ट है इस पर लंबवत होता है, यानी इक्वेटर पे सीधा चमकता है, तो जो हमारी कन्वेक्शनल करंट हैं, अच्छा अब देखिए कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं, विंड, और जो हमारी ऊपर या फिर नीचे हवा मूव करती है इसको हम कहते हैं एयर या फिर करंट। ये हमारी एक क्या होती है, एयर करंट यानी कि संवहनीय धारा, और ये हमारी होती है क्या, पवन, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड एंड वर्टिकल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, तो करंट हमारी क्या होगी, संवहनीय धारा क्या होगी, जब हमारी क्षैतिज गति होगी, लंबावत गति होगी, और हमारी क्षैतिज गति से जब हमारी हवा चलेगी तो उसको हम कहेंगे पवन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि हमारा जो ये सर्कुलेशन चल रहा है इस पर कोरिलिस बल तो लग रहा है, परंतु ये कोरिलिस बल लगेगा कहाँ पर जाके, तो देखिए जब 0 डिग्री से हमारी हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने वाली हवाएं यहाँ ट्रोपोपॉज पे जाकर संघनित होंगी, कंडेंस होंगी एयर, और वो कंडेंस होकर बादल बनाएंगी। बादल फिर क्या करेंगे, उनको चाहिए कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाना है। अब यहाँ 0 पे जब टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे हर अर्थ बिल्कुल हीट अप कर रही है, तो हीट अर्थ पे लैंड पे ज़्यादा है, और ऊपर क्या है, कम टेम्परेचर कम है, तो हवा कहाँ से, यहाँ से हाई लो प्रेशर से यहाँ से हवाएं उठेंगी और वो ऊपर जाएंगी, तो ऊपर उठकर हवाएं यहाँ पर कंडेंस होंगी। कंडेंस कहाँ पे होंगी, ट्रोपोस्फेयर के हाइट पे, टॉप लेवल पे, और यहाँ से जो कंडेंस होकर हवा नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएगी। अब वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही क्यों जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री से पूरे ग्लोब पर ही कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर उठ रही हैं। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो 0 डिग्री है, जिस दिन सूर्य इस पर सीधा चमकेगा तो यहाँ से पूरे ग्लोब पर ही हमारी हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो ऊपर उठने के बाद वही हवाएं वापस इक्वेटर पे तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि नीचे से गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो ठंडी हवा नीचे यहाँ पर वापस नहीं बैठ पाएगी। तो वो जाएगी कहाँ, वो ऊपर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर को ढूंढेगी। तो लो प्रेशर ढूंढने के लिए इक्वेटर से उठी हुई हवाएं नॉर्थ चलेंगी और साउथ में चलेंगी। तो नॉर्थ में चलने वाली हवा ये ऊपरी वायुमंडल से ये लो प्रेशर को ढूंढेगी। अब लो प्रेशर को ढूंढने चलेगी जब ये, तो यहाँ पर ये हवा संघनित होकर यहाँ बादलों से बारिश करते हुए चलेगी, और जब ये हवा 10 और 20 डिग्री पर बारिश करके यहाँ 30 डिग्री पर पहुँचेगी, तो ये हवा कैसी हो चुकी है, यहाँ पर बिल्कुल ड्राई हवा, सूख चुकी है, इसके अंदर नमी नहीं है। तो सूखी हुई हवा जब नीचे उतरेगी, शौक से नहीं मजबूरी से, क्योंकि ये हवा क्या है, सूखी, और नीचे क्या है, समुद्र, तो समुद्र में इसको चाहिए नमी। परंतु यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास जब ये हवा उतरेगी, तो यहाँ ये सूखी हवा जब नीचे उतरेगी, ऊपर एटमॉस्फेयर क्या है, लेस डेंस, ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल क्या है, विरल है, और यहाँ पर वायुमंडल क्या है, सघन है, यानी कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या है, नीचे हमारा डेंसर है। तो जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में हमारी ड्राई एयर नीचे उतरेगी, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती है। एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी मॉइस्चर को, तो हमारा क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पर नहीं 100% नहीं पहुँच पाएगी, और हमारा रेनफॉल नहीं होगा। तो इसलिए 30-35 डिग्री पर जब सूखी हवाएं उतरती हैं तो ये क्या बनाती हैं, यहाँ पे रेनफॉल होता नहीं, और यहाँ हाई प्रेशर बनाती है। उतरती हुई हवा
30 डिग्री पर क्या बनाएगी, हाई प्रेशर। इसीलिए 30 डिग्री पर, 30 से लेकर 35 डिग्री की जो लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं, पूरे ग्लोब पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर मिलता है, और यहाँ पर फिर बनता है नीचे लो टेम्परेचर। अब इस हाई प्रेशर से हवा फिर चलेगी लो प्रेशर को ढूंढने। तो वो लो प्रेशर कहाँ मिलेगा, वापस 0 डिग्री पर इन हवाओं को, और वहाँ आगे उत्तरी ध्रुव की तरफ चलने पे कहाँ मिलेगा, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री से फिर से जब हवाएं उठेंगी तो ये वापस चलेंगी नॉर्थ पे, नॉर्थ पे बनाएंगी क्या, हाई प्रेशर यानी कि यहाँ उच्च दाब बनाएंगी, और फिर से ये हवा मिलेगी ऊपर जेट धारा के रूप में। यहाँ से क्या बन के चलेगी, ये जेट धारा के रूप में 10-12 किलोमीटर की हाइट पे, और ये हमारी विंड जेट पवनें ये चलेंगी इनके साथ मिलकर 30 पर फिर से उतरेंगी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि लो प्रेशर से ऊपर हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर से कंडेंस हुई लो प्रेशर ढूंढने पर, यहाँ पर लो प्रेशर मिला तो यहाँ सर्कुलेशन बना के नीचे उतरी हवाएं, यहाँ हाई से फिर 60 डिग्री के लो प्रेशर पे चली, और 60 से लेकर 30 डिग्री पर एक हवाओं का सर्कुलेशन बन गया। 0 से लेकर 30 डिग्री पर हवाओं का एक सर्कुलेशन बन गया, कहाँ, ग्राउंड से लेकर ऊपर ट्रोपोपॉज तक, शोभ सीमा तक। और ऐसा ही पोलर एरिया में जो 60 से 90 डिग्री है, यहाँ पे हवाओं का एक चक्र बन गया। इसको कहते हैं हम वायु राशियाँ, एयर मासेज, यानी कि एयर हमारी 0 से लेकर 90 डिग्री पोल्स तक 3 सेल्स के रूप में सर्कुलेट कर रही है। तो ये जो हमारे एयर मासेज हैं, इनके अंदर हम ऐसा मान रहे थे जब तक हमें कोरिलेस फोर्स नहीं पता था कि ये हवाएं जो हैं बिल्कुल सीधी सीधी चल रही हैं। अब इनका पहले तो हमने नामकरण किया। नामकरण कैसे किया भाई, कि हेडली नाम के बंदे ने इस सेल को डिस्कवर किया था कि 30 तक हमें हाई प्रेशर मिल रहा है, तो इसका नाम रख दिया हेडली सेल। उसके बाद क्या है, दूसरा हमारा कौन सा बन गया, फेरल सेल। फेरल महोदय ने इस सेल के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारा पोल्स के पास है, तो इसका भाई पोलर सेल नाम रख दिया। दोनों का टाई अप हो गया, ठीक है। यहाँ पे टॉस किया दोनों ने, तो एक की चलेगी नहीं, एक के नाम पे 2 सेल तो होंगे नहीं भाई। तो पोल्स के पास क्या था, पोलर सेल नाम रख दिया इसका। अब एक के पास 2 सेल आ जाएंगे तो इसकी बैटरी ज़्यादा चलेगी ना, तो एटमॉस्फेयर में सब कुछ संतुलन में रहना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम हमने पोलर सेल रख दिया, ना फेरल के ना हेडली के, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। कि हम मान रहे थे जब तक कोरिलेस फोर्स नहीं पता था कि ये हवा ऊपर उठी सीधे 90 डिग्री पर चलेगी, पर इस पर लग गया क्या, कोरिलेस फोर्स। और इस कोरिलेस फोर्स ने क्या किया भाई, जो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा इसके पैरेलल चल के आई थी यहाँ पे 30-35 डिग्री से, हाई प्रेशर से गई लो की तरफ 0 पे, और यहाँ 60 डिग्री पर। तो उस लो प्रेशर की हवा ने जब साउथ डायरेक्शन में चली, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही साउथ डायरेक्शन में, तो वो राइटवर्ड मुड़ गई कोरिलेस फोर्स की वजह से। और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल की तरफ चली, वो यहाँ से ऊपर टारगेट बना के चली थी, पर वो मुड़ गई राइट डायरेक्शन में। तो 30 डिग्री से 0 डिग्री पर वो मुड़ गई इस डायरेक्शन में, और 0 डिग्री से 60 डिग्री पर वो मुड़ गई इस डायरेक्शन में। तो ये जो टर्निंग पॉइंट हुआ, इसी को कहा जाता है हमारी ग्लोबल विंड्स, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्या डिस्कवरी हुई, ग्लोबल पवनों की। और ये ग्लोबल पवनें कौन सी हैं, वैश्विक पवनें 3 प्रकार में, 3 सेल्स में पाई जाती हैं। तो इन 3 सेल्स में क्या डायरेक्शन होगी इनकी, आइए हम देखते हैं भाई। जो ये हाई प्रेशर से, तो ये 4 हमारी बेल्ट बनी। 4 बेल्ट कौन सी बनी, कि भाई इक्वेटर पे लो प्रेशर है तो पूरे इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद 30 डिग्री पर हमारी क्या बनी, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन के पास में है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन गई। उसके बाद पोल्स के पास में जो 60 डिग्री पर थी तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन गई, और पोल्स के पास हाई प्रेशर था तो यहाँ पोलर हाई बन गई। ये 4 बेल्ट्स में हवाओं का हाई से लो की तरफ क्या डायरेक्शन होगी, आइए इसको देखते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्लोब, ठीक है भाई। और ये हो गया 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये 60। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलनी थी इस तरह से हवा, यहाँ पर 60 डिग्री पे लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर पे हवा जब चल रही थी तो यहाँ मुड़ गई राइट डायरेक्शन में, और यहाँ से ये मुड़ गई इधर राइट डायरेक्शन में। तो हवाओं की यहाँ पर 0 से 30 के बीच क्या डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरह से। अब ये हवा कहाँ से चल रही है, ईस्ट से,
और ये क्या है वेस्ट की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ चलने वाली हवाएं, इनकी दिशा हुई पूर्व से पश्चिम तक, तो इनको क्या कहा हमने, पूर्वा पवने। जहां से हवा चल रही है उनका उसी दिशा के नाम पर नामकरण होगा पूर्वा पवने, मतलब कि ट्रेड विंड्स, ठीक है। और ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, व्यापारिक पवने। तो ये नाम याद रखना भाई, व्यापारिक पवने हमारी कहाँ से कहाँ चलती हैं, 0 डिग्री से 30 डिग्री गोलार्ध के बीच में, उत्तर और दक्षिण में, और इनकी दिशा क्या होगी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। अब वहीं पर यहाँ पर देखो, जो ये डायरेक्शन हुई क्या है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट से चलने वाली हवाएं ये क्या बन गई हमारी, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज को हमने क्या कहा, पछुआ पवने। तो पछुआ पवने हमारी यानी कि पश्चिमी पवने कहाँ से, पश्चिम दिशा से 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच चल रही है, और वहीं पर 90 डिग्री से फिर ये डायरेक्शन हुई भाई राइट डायरेक्शन में, तो ये हमारी कौन सी हो गई, पोलर यानी कि ध्रुवीय पवने। तो ये हमारी 3 कौन सी ग्लोबल विंड्स चली यहाँ पर। अब देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होगी भाई, लेफ्टवर्ड मूवमेंट था, यहाँ पर क्या है लेफ्टवर्ड, और यहाँ से देखो भाई ये हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर से लो की तरफ चलना था उसको, यहाँ पे भी लो की तरफ चलना था, पर ये मुड़ गई लेफ्ट में। इसका लेफ्ट क्या होगा इधर, और इसका लेफ्ट क्या होगा यहाँ पर इस साइड। तो ये डायरेक्शन हो गई हवाओं की। यहाँ पर फिर से ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से यहाँ ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ, और ये सेम पैटर्न हमारा यहाँ पर बनेगा। ये कुछ इस तरह से हमारे पूरे ग्लोब पर जो ग्लोबल विंड्स हैं वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने पढ़ी कि बीच में एक रीजन ऐसा आता है जहाँ से पूरे पेटी पर विषुवतीय इक्वेटोरियल बेल्ट पे हवाएं सिर्फ ऊपर उठ रही है, वहाँ पे नीचे वापस आ ही नहीं पा रही। तो क्या होता है, वहाँ पर कोई विंड चलेगी नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हवा का होगा नहीं, तो समुद्र की लहरें भी एकदम शांत रहेंगी, और इस एरिया को कहा जाता है अ रीजन ऑफ काम, एक शांत वातावरण। और इस शांत वातावरण को क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम, ठीक है। डोल्ड्रम क्या होता है कि एक असमंजस की स्थिति, समुद्र भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो हमारा जो डोल्ड्रम है वो कहाँ पर बनता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो ये छोटी सी पेटी कही जाती है डोल्ड्रम, और ये डोल्ड्रम कब बनता है, सिर्फ हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसके बाद जब सूर्य या तो उत्तरायण होगा या फिर हमारा सूर्य दक्षिणायन होगा, सन अपेरेंटली नॉर्थ में मूव करेगा या फिर साउथ में, तो डोल्ड्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो डोल्ड्रम हमारा सिर्फ बनता है या फिर खत्म होता है, ये हमारा स्थानांतरित नहीं होता। जैसे हमारी प्रेशर बेल्ट है, सूर्य ऊपर जाएगा तो इसके साथ साथ हमारी प्रेशर बेल्ट भी ऊपर जाएंगी, सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो हमारी प्रेशर बेल्ट भी धीरे धीरे नीचे खिसक कर आएंगी। परंतु डोल्ड्रम जो है वो इक्वेटर पर ही या तो रहता है या नहीं रहता, डोल्ड्रम कभी भी हमारा ऊपर या नीचे शिफ्ट नहीं होता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। CDS NDA वालों को SSC में हमारा डोल्ड्रम से क्वेश्चन कभी नहीं आता इस कॉन्सेप्ट को लेके। पर हाँ, आपका डोल्ड्रम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये किस वायुदाब पेटी में पाया जाता है, तो ये याद रखना कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में हमारा इक्वेटर के आसपास डोल्ड्रम बनता है, ठीक है। तो चलिए, अब ये हमारा विंड का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसमें जो लास्ट चीज़ समझने की है वो ये है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज़्यादा है, यानी कि जो स्थल मंडल है वो ज़्यादा है, और जल मंडल हमारे दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। तो जो हमारी समुद्रों में लहरों के साथ साथ चलने वाली तेज हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज हमारी सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा तेज चलती हैं, और इन वेस्टर्लीज के हमने कुछ नाम रखे हुए हैं। जो हमारी 40 डिग्री साउथ में चलती हैं उनको हम कहते हैं रोरिंग 40s, ठीक है। तो ये क्या है हमारी रोरिंग 40s, गरजता चालीसा। उसके बाद 50 डिग्री में जो हमारी वेस्टर्लीज चलती हैं पछुआ पवने, इनका नाम हमने रखा है फ्रीकिंग 50s, यानी कि फ्रीकिंग 50s। और ये हमारी क्या है, जो चीखता 50, और उसके बाद है 60s में हमारी श्रीकिंग, ठीक है। तो ये रोरिंग, फ्रीकिंग और ये श्रीकिंग लिख लेना आप कि श्रीकिंग 60s, रोरिंग 40s और फ्रीकिंग 50s, ये हमारी क्या है, वेस्टर्लीज हैं जो सदर्न हेमिस्फेयर में चल रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। इसके बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए,
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।